दोस्तों, एक बार से आप सभी का फिर से स्वागत है। स्वतंत्र भारत का जो चैनल है उस पर इस पे हमारे सभी यूपीएससी और यूपीपीएससी की परीक्षा देने वाले प्रतियोगी छात्र जुड़े हुए हैं तथा उनके सिलेबस से संबंधित तथ्य ही हमारे द्वारा बताए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ जैसे समझ में नहीं आती है तो वो टेक्स्ट करके पूछ सकता है, मैसेज करके वो पूछ सकता है। और अभी तक हम प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर चुके हैं। आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1209 ईस्वी तक है। तो दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान जो है 3 अलग अलग वंश के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की जो है स्थापना की थी। और एक चीज़ और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नई वीडियो आए वो आप लोगों को मालूम पड़ती रहे, तथा बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो बलबन ने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख सुल्तान हैं वो एक उसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके जो है इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है। ये भी गुलाम वंश का था। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक। फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। उसके बाद मोइजुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, तो ये 1242 से 1246 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी तक। फिर उसके बाद बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक। ये सभी जो हैं ये सभी गुलाम वंश से जो है संबंधित हैं। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है इसने राज्य किया है। तो मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में जो है सबसे योग्य और विश्वसनीय जो व्यक्ति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था। ऐबक को जो है ऐबक जो शब्द है इसका एक अर्थ होता है अर्धचंद्र या चंद्रमा का देवता। इसे जो है ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। मतलब इस कहा क्या जाता था, जो इनकी जनजाति है ऐबक, उसमें जो तुर्क जनजाति है उसमें जो है ऐबक का अर्थ जो है वो चंद्रमा का देवता माना जाता है उसे। तो बचपन में ही दास के रूप में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक निशापुर के बाजार में लाया गया। वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। ये प्रश्न एक बार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था। तो उसे जो है काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने जो है खरीदा था। ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया और इसलिए वह कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला जो है उसके नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर यानी शाही घुड़साल का अधिकारी, अमीर ए आखुर शाही घुड़साल के अधिकारी को कहा जाता था, के पद से जो है प्रोन्नत किया। ऐबक का जो है राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐबक ने जो है दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। 1208 ईस्वी में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक को दास मुक्त पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की।
ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। अपनी दानशीलता के कारण जो है इसे लाख बख्श व पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में हसन निजामी और फरने मुदव्विर जैसे विद्वान जो हैं रहते थे। अब लाख बख्श मतलब जो है लाखों का दान करने वाला, पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला। तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसने जो है भारत की प्रथम मस्जिद कुबत उल इस्लाम जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है दिल्ली में, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर में बनाया गया। फिर आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है एक बार ये थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। इसके जो है कुतुब व्यक्तित्व का इसका मूल्यांकन क्या है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर जैसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप क्या राय है, क्या जानते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, तो उसे हम किस हिसाब से लिखेंगे। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गोरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो है प्राप्त हुआ था। इस संपूर्ण क्षेत्र में जो है सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, मेरठ, कोल यानी अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार तथा लखनौती का क्षेत्र और भी कई क्षेत्र हैं वो सब आते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया। उसने मोहम्मद गोरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन उसने मोहम्मद गोरी के एक अन्य विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यलदोज की पुत्री से विवाह किया। उसने अपनी बहन का विवाह जो है नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। ठीक, जो सिंध का प्रभावी अधिकारी था उसने अपनी पुत्री का विवाह तुर्की दास अधिकारी इल्तुतमिश से जो है किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी की मृत्यु के पश्चात शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने ना तो अपने नाम से सिक्के चलवाए और ना ही खुतबा पढ़वाया। ये बाद में जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक सेकंड बता रहे अभी। जो 1208 ईस्वी में जो पत्र भेजा गया है दास मुक्त होने के लिए, जो भेजा था गयासुद्दीन मोहम्मद ने, तो ये अंत समय में लास्ट में भेजा था। लेकिन जो सिक्के के चलवाए, इसने सदैव अपने आप को दासी माना। इसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ना अपने नाम के जो है सिक्के चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया तथा सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया तथा लाहौर ही उसकी राजधानी थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है आराम शाह लगभग 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व कैसा था और क्या इसके बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक योग्य सेनापति, अचूक तीरंदाज, साहसी तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक गुलाम की अवस्था से उठकर सुल्तान के पद पर पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का ही परिचय था। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। यलदोज एवं कुबाचा के प्रति
उसकी नीति राजनीतिक कुशलता का प्रमाण है। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था, अतः उसकी उदारता के कारण उसे जो है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला और पील बख्श यानी हाथियों का दान करने वाला भी कहा जाता था। सैन्य योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला प्रेमी भी था। उसने 2 मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम जो महरौली दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है का निर्माण करवाया था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में जो है कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ जाता है आराम शाह। आराम शाह जो है 1210 में रहा, एक ही साल ये इसने गद्दी पे बैठा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में जो असंतोष, साधारण जनता में अशांति व उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को जो है गद्दी पर बैठाया। चूंकि जो आराम शाह है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होने के संबंध में जो है कुछ विवाद है, मतलब स्पष्ट नहीं है कहानी। दुर्भाग्यवश आराम शाह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासक स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिया। आराम शाह को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से बदायूं के प्रांताध्यक्ष इल्तुतमिश को एक निमंत्रण पत्र भेजा गया। इल्तुतमिश ने जो है निमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त किया। आराम शाह के 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब आ जाता है साहब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। तो थोड़ी सी इल्तुतमिश के बारे में जानकारी है। इल्तुतमिश जो है इलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह जो है बदायूं का सूबेदार था, सूबेदार यानी गवर्नर था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक कठिनाइयां रही हैं और उसकी सफलता के क्या कारण रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दिल्ली का सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय राजपूत जो है विद्रोह कर रहे थे। कुबाचा ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर तथा दोआब तुर्कों के हाथ से निकल चुकी थी। दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का भय था, अतः इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में इल्तुतमिश ने जो है कई कठोर कदम उठाए, जो उनमें से कुछ निम्नवत हैं। तो नंबर 1, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। फिर उसने जो है दूसरा यलदौज का दमन किया। फिर तीसरा बंगाल के विद्रोहियों का दमन किया। फिर कुबाचा का दमन किया। उसके बाद 40 अमीरों का जो दल का गठन हो गया था उनका दमन किया। और फिर उसके बाद जो है उसके पास खलीफा का प्रमाण पत्र आ गया। अब पहले देखते हैं दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया है। दिल्ली के अमीर जो है इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी अमीरों का दमन किया और सैनिक जागीरदारों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर आ जाता है यलदौज का दमन। यलदौज जो है इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज्म के शाह के समय वह भागकर लाहौर आ चुका था। अतः इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यलदौज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे बंदी बना लिया और बाद में उसकी जो है हत्या कर दी। यलदौज की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का संपर्क जो है गजनी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फिर आ जाता है बंगाल के विद्रोहियों का दमन। बंगाल के गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता जो है मानने से इनकार कर दिया, जो इल्तुतमिश को नागवार गुजरा और सन 1225 ईस्वी में उसने बंगाल पर आक्रमण के लिए सेना भेजी। गयासुद्दीन इल्तुतमिश की सेना का सामना नहीं कर सका और उसे जो है अधीनता स्वीकार
करनी पड़ी। कुबाचा का दमन फिर किया। यल्दौज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर ध्यान दिया। मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर शाह के उत्तराधिकारी भागकर पंजाब आए। उसने सिंध, दोआब तथा मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जिससे कुबाचा की शक्ति क्षीण हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा पर दो दिशाओं, लाहौर और उच्छ से आक्रमण कर दिया। आतंकित होकर कुबाचा भागते समय सिंधु नदी में डूबकर मर गया। परिणामतः उसकी पराजय होने पर उसके राज्य पर इल्तुतमिश ने जो है अपना अधिकार कर लिया। फिर किया 40 अमीरों के दलों का गठन। इल्तुतमिश ने जो है 40 तुर्क अमीर तथा गुलामी के दलों को जो है संगठित किया और तुर्कान ए चहलगानी या 40सा दल कहा जाता था। इसमें योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस दल को उसने राजत्व का एक अंग बना लिया था। 40 अमीरों के दल का गठन जो किया इल्तुतमिश ने किया है, यह पूछा गया था कि 40 दल के अमीरों का गठन किसके साम्राज्य में या किसके शासनकाल में हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 40 दल का जो है गठन हुआ है, 40 अमीरों के दल का गठन, ये जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ है। और फिर उसके बाद जो है खलीफा का प्रमाण पत्र 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की और एक खिलअत भिजवाई। खिलत मतलब जो है सम्मान सूचक वस्त्र होता है। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। अब सही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया था। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो है वैधानिक शासक था। अब इल्तुतमिश के व्यक्तित्व एवं कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। तो सफल कूटनीतिज्ञ जो है इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश विजेता ही नहीं वरन सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने शत्रुओं को अपनी दूरदर्शिता तथा कूटनीति द्वारा पराजित किया। योग्य शासक था। इल्तुतमिश का जो है अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, फिर भी उसने प्रशासन की ओर समुचित ध्यान दिया। के निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली को एक संगठित रूप और स्थायित्व प्रदान किया। वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे के जीतल, उसी ने जो है आरंभ किए थे। वह पहला तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश को जो है कला एवं साहित्य से लगाव था। कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का मत है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासिरी की रचना की थी, जिससे आरंभिक मध्यकालीन इतिहास का जो है ज्ञान होता है। अब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में होने के बाद 1265 ईस्वी के मध्य तक का इतिहास, लगभग 30 वर्षों का जो है संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक जो है सिंहासन पर बैठ गए और बाद में पदच्युत करके मार डाले गए। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसे एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, का नियंत्रण था। फिरोज की मां एक क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका थी। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य व्यक्तियों का दमन प्रारंभ कर दिया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह जो है प्रारंभ हो गए। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोह का फायदा रजिया सुल्तान ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा।
जनता ने रजिया का समर्थन किया। तत्पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और रजिया जो है दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुई। इस घटना की मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जो है जनसमूह ने निर्णय लिया। अब आ जाइए रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने जो है 1236 से 1240 ईस्वी तक जो है राज्य किया है। तो 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का जो है दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबाय यानी कोट और कुल्हा टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। उसने इक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। एक अबिसीनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखूर नियुक्त किया था। अमीर ए आखूर जो है अश्वशाला का प्रमुख। इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया ने तबर हिंद का इक्तादार नियुक्त किया था, ने विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। हालांकि बाद में रजिया ने इल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे शादी की। रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करके राजधानी से बाहर निकली, तभी जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मार कर राजधानी में मोइजुद्दीन बहरामशाह को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उनकी हत्या जो है 1240 ईस्वी में करती थी। अब रजिया सुल्तान का मूल्यांकन देखें। रजिया के लगभग 3 वर्ष 6 माह जो है का शासनकाल रहा है। वह अत्यंत सफल शासिका थी, जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की बिगड़ी स्थिति को जो है संभाला। रजिया ने स्त्री होकर भी स्त्री होने की किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति थी। वह कौशल युक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। ऐसा माना जाता है कि रजिया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। मिन्हाज लिखता है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में जो है लिया जाता। अब रजिया के बाद के शासक कौन कौन है? बाद के शासक जो है 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के बाद मोइजुद्दीन बहरामशाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने 2 वर्ष बाद 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या करवा दी। मोइजुद्दीन बहरामशाह ने अपने कार्यकाल में एक नए पद नायब अथवा नायब ए मुमलिकात का सृजन किया, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। 1242 ईस्वी में बहरामशाह की हत्या के बाद अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया। इसके काल में बलवन नाम का एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 ईस्वी में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बनाया। नया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद धर्मपरायण और सच्चरित था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। उसने शासन का कार्य नायब ए मुमलिकात बलवन को सौंप दिया और स्वयं तुर्क की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता था। बलवन भी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। योग्यता के कारण नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसका राजनीतिक कद काफी बढ़ गया। नायब के पद के साथ सुल्तान ने बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवाया। 1265 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत बलवन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलवन ने सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। अब आया था गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1286 तक। इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा इसका, गयासुद्दीन बलवन का? गयासुद्दीन बलवन जो है इल्बरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। बलवन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया और सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य बनने में सफल हुआ। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में उसने भाग लिया।
उसने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में वह काफी प्रभावशाली बन चुका था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब जब सुल्तान बना तो उसकी प्रारंभिक समस्याएं क्या थीं और उनका समाधान उसने कैसे किया। तो ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में पहली वृद्धि। एक तो इल्तुतमिश के जो है निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव क्षीण हो चुका था। चारों ओर अव्यवस्था का राज था। ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। राजत्व के संबंध में उसने देवी अधिकारों पर बल दिया। उसने सिजदा यानी दंडवत और पाबोस यानी कदम चूमने का नियम लागू किया। उसने अपने दरबार को ईरानी तौर तरीकों से सजाया। फिर 40 दल की समाप्ति। अब गठन कब हुआ था? इल्तुतमिश के में, और समाप्ति हो गई बलबन के में। इल्तुतमिश के काल में निर्मित 40 अमीरों का दल बलबन के काल तक आते आते निरंकुश, महत्वाकांक्षी एवं अत्यंत प्रतिभाशाली हो चुका था। वे सुल्तान के मार्ग में बाधा बन चुके थे। बलबन ने इनके प्रभाव एवं बढ़ी हुई शक्ति को कमजोर करने तथा सुल्तान को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से इनकी शक्ति कुचलने का कार्य किया। बलबन ने छोटे छोटे अपराधों के लिए इन अमीरों को कठोर दंड दिए। इस प्रकार उसने कपटपूर्ण तथा बर्बर तरीके से चालीसा मंडल को समाप्त कर दिया और अपनी निरंकुशता जो है स्थापित की। फिर विद्रोहों का दमन भी किया है इसने। बलबन ने सर्वप्रथम विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका कठोरता पूर्वक दमन किया। सन 1279 यानी 79 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खां बेग ने विद्रोह कर दिया था और अपने नाम के सिक्के जारी किए। बलबन ने उसका दमन करने के लिए लगातार 2 बार सेनाएं भेजी, जिसमें असफलता मिली। इस असफलता के बाद तुगरिल के विरुद्ध अभियान में बलबन को 2 वर्ष लग गए, क्योंकि तुगरिल युद्ध करने से बच रहा था। तुगरिल इस उम्मीद में था कि बलबन थककर दिल्ली लौट जाएगा, लेकिन कुछ बंजारों की सूचना पर बलबन की सेना ने तुगरिल को दबोच लिया और उसकी हत्या कर दी। फिर उलेमाओं को रणनीति से जो है पृथक किया। बलबन ने पहले उलेमाओं का राजनीति में बड़ा बलबन से पहले जो है उलेमाओं का राजनीति में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उनके दबाव एवं अनावश्यक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए उनसे सलाह लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। अब राजत्व का सिद्धांत। राजत्व से तात्पर्य उन सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यों से है जिन्हें सुल्तान अपनी प्रभुसत्ता, अधिकार एवं शक्ति को स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। के निजामी के अनुसार बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे, जो निम्नवत है। नंबर 1, देवीय सिद्धांत का समर्थन। फिर दूसरा, शाही वंशज होने का दावा। और तीसरा, ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन। अब देवीय सिद्धांत का समर्थन क्या है? बलबन ने राजा के देवीय अधिकारों का समर्थन किया। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सुल्तान की शक्ति का आधार जनता तथा अमीर नहीं है। फिर शाही वंशज होने का दावा। उसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरशियाब वंशज का बताया तथा कुलीनता पर विशेष बल दिया। बलबन का प्रसिद्ध कथन था, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मैं अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन। सुल्तान बलबन ने दरबारी वैभव की स्थापना को समस्त कार्यों में महत्वपूर्ण समझा। उसने दरबार में ईरानी आदर्शों को स्थापित किया, सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की। उसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना भी प्रारंभ किया। अब सेना का संगठन। बलबन ने अपनी निरंकुशता कायम रखने के लिए सेना के संगठन की ओर ध्यान दिया। बलबन से पहले तुर्की सैनिकों को सेवा के बदले जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी, जिस कारण अधिकांश भूमि बूढ़े सैनिकों, विधवाओं तथा नाबालिगों के अधिकार में थी। बलबन ने इन लोगों के जीवित रहने तक इस भूमि पर उनका अधिकार मान्य कर दिया।
मृत्यु उपरांत ये भूमि राज्य के अधीनस्थ मानी गई। बलबन ने सैनिकों की शक्ति में वृद्धि की और उनके वेतन बढ़ा दिए तथा जो सैनिक सेवा के लायक नहीं रहे उन्हें पेंशन देकर सेवा मुक्त किया। बलबन ने दीवान आरिज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया और इमाद उल मुल्क को प्रथमता यह पद सौंपा। गुप्तचर विभाग का संगठन। बलबन की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय गुप्तचर विभाग को था। गुप्तचर विभाग का नाम वरीद ए मुमालिक तथा गुप्तचर अधिकारी को वरीद कहा जाता था। गुप्तचरों द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान के पास पहुंचते थे। जो गुप्तचर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। गुप्तचरों को नगद वेतन मिलता था, वे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। फिर न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था कठोर तथा गैर पक्षपातपूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरता पूर्वक दंड देता था। सुल्तान प्रमुख अपराधों से संबंधित मामलों का न्याय स्वयं करता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौ की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन की मृत्यु। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। बरनी के अनुसार बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का उपवास किया। बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के अंदर ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं और सुल्तान के पद प्रतिष्ठा जो है नष्ट हो गई। अब बलबन के इसके बाद उत्तराधिकारी आ जाते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत के निर्माता शासकों में से एक था। उसने सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया तथा आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था की, परंतु अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह कुछ न कर सका। उसके शासनकाल में ही युवराज शहजादा मोहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते हुए मृत्यु और दूसरे पुत्र बुगरा खां की सुल्तान पद से उदासीनता के कारण अपनी मृत्यु के पूर्व उसने शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वस्तों ने ही उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुगरा खां के अल्पवयस्क विलासी पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। कैखुसरो की हत्या करवा दी गई और कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग आपस में संघर्ष करने लगे। अंततः पक्षघात से त्रस्त कैकुबाद को एक सामान्य तुर्क मलिक फिरोज खिलजी, बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, ने यमुना में फेंकवा दिया और 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन की उम्र का संरक्षण और जून 1990 में उसकी हत्या कर मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही मामलूक या गुलाम वंश का जो है अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत पर सामान्य कुल के खिलजियों का शासन जो है स्थापित हो गया। इस तरह से ये तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आएगा तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद जो है सैयद एवं लोधी वंश। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के विघटन और प्रांतीय राज्यों का जो है उदय हुआ है वो। फिर बहामनी साम्राज्य, विजयनगर और फिर विजयनगर प्रशासन। इस तरह से जो है ये पूरी फिर जो है दिल्ली सल्तनत आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आज इसके सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में खिलजी वंश की बात करेंगे। खिलजी वंश के बाद जो है हम लोग फिर बात करेंगे तुगलक वंश की। तो इनके भी जो है छोटे छोटे सेशन होंगे पर अलग अलग इनके सेशन रहेंगे ताकि एक एक उससे जो है रिवाइज करने में आसानी हो। तो और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें। इसी के साथ धन्यवाद।